मोदी 3.0 का पहला बजट आ चुका है दोस्तों। अब क्यों इस बजट को इतना ज़्यादा हेट मिल रहा है? क्या ये बजट डिज़ास्टर है या मॉडरेट है? मिडिल क्लास को क्या मिला, गरीब लोगों को क्या मिला, बिजनेसमैन को क्या फ़ायदा हुआ इस बजट से, स्टूडेंट्स के लिए क्या फ़ायदा है, और ओवरऑल जो कंट्री का डेवलपमेंट है वो कितना बढ़ा, क्या हुआ नहीं हुआ, सारी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ बजट होता क्या है। जो हमारी यूथ है, हमारी युवा है, स्पेशली मेरे चैनल पर मेरे 50% से ज़्यादा ऑडियंस जो है वो 18 से 25 साल के हैं, और उन लोगों को ज़्यादा इन सब में इंटरेस्ट नहीं होता। उन लोगों को लगता है कि ये जो बजट है या फिर सरकार की जो भी चीज़ें हैं, ये सब अंकल लोगों को जाननी चाहिए ताकि वो एक जगह बैठ के डिस्कशन कर सकें, गालियाँ दे सकें नेताओं को। लेकिन मेरा ये मानना है, और भगत सिंह का भी ये कहना था, कि युवाओं को राजनीति में इंटरेस्ट लेना चाहिए। और ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आने वाले टाइम के नेता आप ही लोग हो। आने वाले टाइम में आप में से कोई एक प्राइम मिनिस्टर बनेगा, कोई प्रेसिडेंट बनेगा, कोई मंत्री बनेगा, कोई फाइनेंस मिनिस्टर बनेगा। आने वाले टाइम में देश को आपको ही संभालना है, तो आपको इन सभी चीज़ों के बारे में पता रहना चाहिए कि किस तरह ये चीज़ें काम करती है, क्या होता है, नहीं होता है। तो आपको इन सब में इंटरेस्ट लेना चाहिए। लेकिन यूथ आजकल फालतू की कंट्रोवर्सी, जो फेमस कंट्रोवर्सी हुई है अभी अजीज़ खान और अखिलेश यादव, यूथ से ये पूछो, लोगों को एक एक अपडेट होगा कि कैसे क्या हुआ, लेकिन जो इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें उन्हें इनके बारे में नहीं पता। मैंने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था इसके बारे में। आप जाके मेरे चैनल पे ये वीडियो चेक कर सकते हो कि किस तरह आजकल यूथ गैंगस्टर मेंटेलिटी में घुस रहा है और वो खुद को बर्बाद करना है। और ये जो फर्जी इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, फेक इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, किस तरह आपका ध्यान भटका के अपनी जेबें भरते हैं। तो आप डिटेल में इन सब चीज़ों के बारे में जानना चाहते हो तो मेरे इस वीडियो को चेक कर सकते हो। आज की वीडियो में बात करते हैं बजट के बारे में। अब देखो, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्हें इनके बारे में बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पता कि बजट होता क्या है, ये क्या चीज़ है, किस तरह से काम करती है। तो अभी मैं एकदम से आपको बताने लग जाऊँगा तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो मैं एकदम स्टोरी के वे में आपके लिए सब कुछ रिसर्च करके, डीप रिसर्च करके एक बढ़िया स्क्रिप्ट लिख के लाया हूँ। एंड तक वीडियो को देखो, और अगर आपको मेरी मेहनत वैल्यूएबल लगता है कि नहीं, जनरली मैंने मेहनत करी है, तो प्लीज़ वीडियो को एक दिल से लाइक कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना, बहुत मोटिवेशन मिलता है आपके लिए। ये सब बिल्कुल फ्री है। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, लेकिन इससे हमारा बहुत फ़ायदा होता है, तो प्लीज़ कर दो भाई। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले तो बजट होता क्या है। अब देखो, मैं इसे आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो आप कहीं मार्केट में जाते हो, फॉर एग्जांपल आप फ़ोन के शॉप पे जाते हो, आप उससे कहते हो कि भैया हमें एक फ़ोन दिखाओ, अच्छा सा फ़ोन दिखाओ। तो वो सबसे पहले आपसे क्या पूछता है कि आप कितने तक का फ़ोन लोगे, 20,000 का, 40,000 का, 50,000 का, 1 लाख का। तो ये जो अमाउंट है ना, 20,000, 40,000, 50,000, ये आपका बजट है, इसे कहते हैं बजट। अब मान लो आपने 50,000 का फ़ोन कहा, तो 50,000 रुपये आपका बजट हुआ। अब वो उस हिसाब से आपको फ़ोन्स दिखाएगा। अगर आपका बजट 1 लाख है तो वो आपको 1 लाख के फ़ोन्स दिखाएगा। इसी को कहते हैं बजट, आपके पास कितना पैसा है। और उसी तरह जिस तरह आपका बजट होता है, उसी तरह सरकार का भी एक बजट होता है। बजट मतलब कमाई, कितना आपने कमाया, कितने पैसे आपके पास हैं। तो सरकार भी पैसा कमाती है। अब आप लोगों को, बहुत लोगों का सवाल होगा, सरकार पैसा कैसे कमाती है। गवर्नमेंट 2 तरीके से पैसा कमाती है। एक जीएसटी जो टैक्स वो हर किसी से वसूलती है, और एक फ़ाइन के थ्रू वो फ़ाइन मारती है, बहुत तरह की टैक्सेस मारती है, तो उससे गवर्नमेंट पैसा कमाती है। तो इन सब से पूरा गवर्नमेंट ने 1 साल में कितना कमाया, और आने वाले टाइम में इंडिया का फ्यूचर कैसा होने वाला है, किन किन चीज़ों पर पैसा खर्चा किया है गवर्नमेंट ने, और कितना रहा है गवर्नमेंट का बजट, तो सारी चीज़ें डिटेल में समझाऊंगा। आई होप आपको बजट समझ में आ गया होगा। आपके पास कितना पैसा है। मान लो आप आईफोन खरीदने जाते हो, तो एक आईफोन आता है 1.5 लाख का, आपके पास 1.5 लाख रुपये है, तो वो 1.5 लाख आपका बजट है। तो आपको बजट समझ में आ गया होगा। अब ये सब बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ सरकार का इस साल का बजट कितना आया है। सरकार का बजट आया है ये 31,29,200 करोड़ रुपए, और सरकार कितना खर्च करने वाली है, 48,20,512 करोड़ रुपए। अब आप में से बहुत लोगों को लग रहा होगा कि भाई कमाई कम हुई सरकार की और खर्च इतना कर रही है सरकार, तो ये बाकी बचे हुए पैसे कहाँ से आ रहे हैं, सब कुछ बताता हूँ। सबसे पहले आप जान लो बजट 3 तरह के होते हैं। पहला होता है सरप्लस बजट, जहाँ सरकार की इनकम ज़्यादा होती है और खर्चे कम होते हैं। दूसरा होता है बैलेंस्ड बजट, जहाँ सरकार की जितनी इनकम हुई उतने खर्चे हो गए। और तीसरा होता है डेफिसिट बजट, जहाँ जितनी कमाई हुई उससे बहुत ज़्यादा खर्चे हो गए। अब मैं आपको एक शॉकिंग बात बताऊँ, सिर्फ 1950-51 में वही एक लास्ट टाइम था जब सरकार सरप्लस बजट आई थी सरकार की, जब 71 लाख रुपए सरकार के पास बच गए थे। उसके बाद से लेके अभी 2024 तक सरकार डिफिसिट बजट ही निकाल रही है, जहाँ सरकार की कमाई कम है और वो खर्चे ज़्यादा कर रही है। अब खर्चे क्यों कर रही है? देखो, खर्चे अगर नहीं करेगी ना तो इकोनॉमी चलने नहीं वाली। रोड, ब्रिजेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, देश में इतने सारे यूथ हैं, उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज, ये सब अगर नहीं देगी तो इकोनॉमी कैसे चलेगी। इसलिए खर्चे तो करने ही पड़ेंगे। अब देखो, सरकार ने ये जो बजट रिलीज़ किया है, इसमें बहुत सारी अच्छी बातें भी हैं, बहुत सारी बुरी बातें भी हैं।
तो सबसे पहले मैं आपको बुरी बातें बता देता हूँ, फिर अच्छी बातें बताऊँगा और अच्छी बातें बता के ये वीडियो को एंड करूँगा। तो बुरा क्या क्या हुआ, सबसे बड़ा झटका लगा है स्टॉक मार्केट को। स्टॉक मार्केट में जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, जो लंबे समय तक अपना इन्वेस्ट करके रखते हैं, उन पे पहले टैक्स लिया जाता था 10%, लेकिन अब उसे बढ़ा के कर दिया गया है 12.5%। इसके कारण पूरा स्टॉक मार्केट हिल चुका है। और दूसरे लोग होते हैं जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर होते हैं, जो एक दिन में पैसा लगाते हैं निकालते हैं, जो मतलब समझो जुआ टाइप का, जो एक दिन में ट्रेडिंग करके पैसा कमाते हैं, उन पे पहले टैक्स किया लगाया जाता था 15%, अब टैक्स हो गया है बढ़ के 20%। तो इसके कारण पूरे स्टॉक मार्केट में उथल पुथल मच रही है। सेंसेक्स 1100 पॉइंट से नीचे गिर गया है। अब स्टॉक मार्केट के साथ ऐसी नाइंसाफ़ी क्यों, इतना ज़्यादा क्यों टैक्स लगाएंगे? क्योंकि भैया पिछले 4-5 सालों में सरकार जान रही है, सभी लोग जान रहे हैं कि स्टॉक मार्केट ने दबा के पैसा कमाया है। तो जहाँ भी दबा के कमाई होती है, सरकार वहाँ पहुँच जाती है कि भैया तुम बहुत दबा के कमा रहे हो, चुपचाप टैक्स भर दो जितना कमाते हो उसमें से। तो ये एम्प्लॉयज़ जो है स्टॉक मार्केट वो काफ़ी भड़क गए इसके ऊपर, बट धीरे धीरे चीज़ें नॉर्मल हो जाएगी। उसके बाद सरकार ने अगला हमला किया मिडिल क्लास पे। अब मिडिल क्लास पे कैसे हमला किया ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि मिडिल क्लास लोग जितना वो कमाते हैं उस हिसाब से उनको इस तरह से टैक्सेस दिया जाता है। अब मिडिल क्लास जो ईमानदारी से टैक्स भरती है, मेहनत से कमाती है, ईमानदारी से टैक्स भरती है, उनको थोड़ा तो टैक्स में रिलीफ मिलना चाहिए था, लेकिन उन्हें रिलीफ सिर्फ मिला है 17,500 रुपये का, मतलब महीने का हुआ 1,400 रुपया। अब इस पर मिडिल क्लास भारत गई है कि भाई इतने बचा के ही हम क्या कर लेते हैं, इससे अच्छा ये भी मत रखते। अब देखो मिडिल क्लास जो है ना वो देश की रीढ़ की हड्डी है। ऑलमोस्ट 95% पॉपुलेशन जो है वो मिडिल क्लास है। जो अमीर लोग हैं वो तो खैर अमीर ही हैं, जो गरीब हैं उनके फैमिली में सभी पैसा कमा लेते हैं, उनकी वाइफ भी काम कर रही है, बच्चे भी काम कर रहे हैं, जो आदमी है वो भी काम कर रहा है। लेकिन एक मिडिल क्लास जो होता है ना उसमें उसके पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। उसमें कमाने वाला इंसान सिर्फ एक होता है, उसके ऊपर पूरे फैमिली के खर्चे डिपेंडेंट होते हैं। उसके बाद इतना ज़्यादा आप टैक्स लगाते हो और टैक्स में इतना कम छूट देते हो, तो इसमें मिडिल क्लास भड़केगी नहीं तो क्या करेगी? मिडिल क्लास से सिर्फ चूसा जाता है, उनको कुछ दिया नहीं जाता। तो इसलिए मिडिल क्लास भड़क चुकी है। आपकी क्या राय है इसको, मिडिल क्लास को और छूट मिलनी चाहिए थी कि नहीं? आप मुझे ज़रूर बताना। तो ये 2-3 चीज़ें करी गई है गलत। एक और चीज़ जो बाकी स्टेट की गवर्नमेंट के हिसाब से गलत है वो है कि बिहार और आंध्र प्रदेश को ज़्यादा पैसे देना, क्योंकि इस बार जो मोदी की सरकार है वो गठबंधन की सरकार है, तो इसलिए मोदी जी ने बिहार और आंध्र प्रदेश को पे बहुत ज़्यादा पैसे खर्च किए हैं। आपको मैं बता दूं बिहार को गवर्नमेंट ने 26,000 करोड़ रुपए दिए हैं नए नए ब्रिजेस बनाने के लिए, मेडिकल कॉलेज, एक्सप्रेस हाईवेज बनाने के लिए, और आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ रुपए दिए हैं। तो इस पर पूरी जनता भड़क चुकी है, पूरे जो अलग अलग पॉलिटिशियंस वो भड़क चुके हैं कि ये पूरा बजट जो है सिर्फ नीतीश नायडू बजट है, गठबंधन की सरकार है, इसलिए उन्हें ज़्यादा रिलीफ मिल रहा है, उन्हें ज़्यादा फायदा मिल रहा है। तो बिहार की तो भाई बल्ले बल्ले हो गई, क्योंकि 3 से 4 एक्सप्रेस हाईवेज बनने वाले हैं। भागलपुर में एक मेगा पावर पॉइंट बनाया जाएगा, पूर्णिया से लेके पटना तक नेशनल हाईवे बनने जा रहा है। बक्सर में गंगा जी पे पुल, डबल साइड पुल बनने वाला है। तो ये सब चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो रहा है। अब देखो इससे बहुत ज़्यादा बेरोजगारी भी खत्म होगी। आपको मैंने कुछ ड्रॉबैक्स बता दिए, ये सब बुरी बातें थी जो गवर्नमेंट्स जिस पे पूरी जनता भर की है। अब मैं अच्छी बातें बताता हूँ। निर्मला ताई जी ने कहा है कि 4 मेन पिलर हैं हमारे देश के: गरीब, यूथ, युवा, वुमेन और एग्रीकल्चर, मतलब अन्नदाता जो किसान लोग हैं। तो सरकार ने इन 4 मेन को ज़्यादा प्रायोरिटी दी है और 9 मेन चीज़ों पे फोकस किया है: एग्रीकल्चर, एम्प्लॉयमेंट, अर्बन डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज, एनर्जी और नेक्स्ट जनरेशन को सबका साथ सबका विकास। तो आप देखो क्या क्या अच्छी चीज़ें की है सरकार ने, ये मैं आपको बता देता हूँ। सरकार ने युवाओं के लिए, जो अपोजिशन पार्टी थी, जो राहुल गांधी लोग थे, वो कह रहे थे कि इतने साल से मोदी सरकार है लेकिन लोग आज भी युवा बेरोजगार को बढ़ाए, युवा के पास नौकरी ही नहीं है। तो मोदी सरकार ने इस बार इलेक्शन में हुई उटल पुटल सीट्स को देख के ये नज़र में रखा है कि भाई युवा की बेरोजगारी के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। इसके लिए स्टूडेंट्स के लिए इस बार बजट में ये बताया गया है कि 10 लाख तक का लोन आपको मिल सकता है हायर एजुकेशन के लिए, लेकिन आपको वो इंडिया में रह के ही पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं आप 10 लाख लेके इंडिया से बाहर जाकर पढ़ो। 10 लाख का लोन आपको मिलेगा लेकिन इंडिया में रह के आप कोई हायर एजुकेशन पढ़ाई कर सकते हो। तो ये स्टूडेंट के लिए एक फ़ायदा है। इसके बाद एक और फ़ायदा हुआ है कि 1 करोड़ बच्चों को, जो टॉप 5 कंपनीज़ हैं, वो 1 करोड़ युवाओं को अगर इंटर्नशिप देती है तो कंपनी उन्हें स्टाइफंड देगी 5 से 6 हज़ार रुपये तक। इसका मतलब आप सिंपल समझो कि अगर इंडिया की जो टॉप 5 कंपनी है वो 1 करोड़ युवाओं को अगर इंटर्नशिप देगी, उन्हें सिखाएगी, तो सरकार उन्हें पैसा देगी, स्टाइफंड देगी। तो ये भी युवाओं के लिए काम किया गया है। सरकार ने 13% खर्च किया है डिफेंस के ऊपर। जो हमारी सेना है, जो देश बॉर्डर पर खड़े हैं, उनके इक्विपमेंट्स, गन्स के ऊपर 13% खर्चा हुआ है इस बार। अब मैं आपको बताता हूँ क्या चीज़ें हैं जो सस्ती हुई है और क्या चीज़ें महंगी हुई है।
मोबाइल फ़ोन्स एक्सेसरीज़, मोबाइल फ़ोन्स के जो एक्सेसरीज़ हैं वो सब सस्ते हुए हैं। गोल्ड सिल्वर के दाम सस्ते हुए हैं। इलेक्ट्रिक कार्स की दाम सस्ती हुई है। सोलर सेट्स के दाम सस्ते हुए हैं। जो कैंसर की मेडिसिन्स थी वो सस्ती हुई हैं। इससे फ़ायदा ये है कि कैंसर का इलाज अब कंपेरेटिवली काफ़ी सस्ता हो जाएगा। और ये सब आप देख सकते हो स्क्रीन पे, इन सब चीज़ों को सस्ता किया गया है। अब मैं आपको बताता हूँ क्या चीज़ें महंगी हुई है। एयर ट्रेवल महंगा हुआ है, सिगरेट महंगा हुआ है, प्लास्टिक गुड्स महंगा हुआ है, जो प्लास्टिक के सामान है क्योंकि वो समाज को, जो इन्वायरमेंट को हार्म करती है, इसलिए उन्हें महंगा किया गया है। पेट्रोकेमिकल्स को भी महंगा किया गया है और एमोनियम नाइट्रेट को भी महंगा किया गया है। तो ये 5-6 चीज़ें हैं जिन पे टैक्स ज़्यादा लगाया गया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो रियल एस्टेट में काम करते थे जो लोग, उनके लिए बहुत ही बुरी खबर है भाई। क्योंकि आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मान लो 2002 में आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी थी 1 करोड़ की, और अभी 2024 चल रहा है, अब वो प्रॉपर्टी का दाम हो गया है 10 करोड़। तो आप जब उसे बेचोगे तो आपको डायरेक्ट आपका 9 करोड़ का फ़ायदा है। तो पहले सरकार इन्फ्लेशन सेट करके, मतलब महंगाई जो बढ़ रही है उसके हिसाब से, आप जैसे 2002 में 1 करोड़ की वैल्यू आज 5 करोड़ हो गई है, तो उस हिसाब से सरकार सिर्फ 4 करोड़ जो बची, आपने 9 करोड़ कमाए तो 5 करोड़ आपका हटा के सरकार सिर्फ 4 करोड़ पे ही आपसे टैक्स लेती। लेकिन अब जो है सरकार ने बोला ये सब कुछ नहीं है, आपने 9 करोड़ कमाए तो पूरे 9 करोड़ पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। इसके कारण क्या हुआ कि जो लोग इन्वेस्टर थे, जो रियल एस्टेट का दाम सीधे आसमान में चढ़ा रहे थे, अब वो तो रियल एस्टेट में ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। इसके कारण क्या हुआ कि जो लोग जेन्युइनली ज़मीन खरीदना चाहते थे, अपना घर बनाना चाहते थे, उन्हें फ़ायदा हो गया। क्योंकि पहले ऐसा होता है, मान लो आपने ज़मीन की 1 करोड़ रुपये दिए हैं, वहाँ दूसरी पार्टी 2 करोड़ एडवांस देने के लिए तैयार थी। आपने 4 करोड़ दिए, दूसरी पार्टी 5 करोड़ दे के बैठ जाती थी। तो ऐसे में क्या होता था, जो लोग मिडिल क्लास हैं, जो लोग ज़मीन सही में खरीद के वहाँ घर बनाना चाहते हैं, उनको ज़मीन नहीं मिल पाती थी। तो इसके ऊपर उनको फ़ायदा हुआ है। तो ये सब चीज़ें थी जो अभी तक मैंने रिसर्च करके पता करी है। और भी अगर मुझे कुछ पता चलता है तो मैं आपको बताऊंगा। बाकी मैं युवा से यही कहूँगा, इस तरह की चीज़ें देखो, फालतू की कंट्रोवर्सी वाली चीज़ों से दूर रहो। ये चीज़ें आपको सिखाएगी, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। बाकी अगर कुछ भी अपडेट मिलता है इसके ऊपर तो मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। तब तक भी आपको ये वीडियो कैसी लगी ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। बहुत मेहनत लगी मुझे इस वीडियो को बनाने में। तो अगर आपको मेरी मेहनत दिखी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के बीच भी वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वापस लौटूंगा बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।